हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। कुछ बोर्ड को बेसिस में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th होंगे, जो हमारे किससे रिलेटेड हैं, बोर्ड्स के रिलेटेड हैं, जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के होने वाले हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हमारे होंगे तो उस तरीके किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं और उसी की प्रैक्टिस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं तो उनके मैंने ये बेसिकली खुद से बनाया था पेपर, तो ये उनका टेस्ट था, तो उन लोगों के लिए सोल्यूशन मैं ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ। तो जो बाकी बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मुझसे, इसकी PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और इसका सोल्यूशन यहाँ आपको मिल जाएगा मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और वहाँ से अगर आपको डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना हो तो कर लेना भाई, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अनकही बातें, कुछ अनकहे क्वेश्चन जो हमें बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या। स्टार्ट करते हैं MCQ के। बेसिकली इसमें 5 MCQ होंगे, 5 वेरी शॉर्ट होंगे और 5 शॉर्ट होंगे, और 15 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें कुछ मैंने उसमें वो भी डाले हुए हैं, क्या कुछ लिखने वाले क्वेश्चन भी डाले हुए 1-2, ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ऑन नो द मैन हंसेगा, ठटहा कहाँ के खूब तेज़ी से क्या करेगा, हंसेगा, अरे तेरी हमको इलेक्ट्रिक करंट लग गया, हमारे शरीर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा कलर चूज़ करें, ब्लैक ही करते हैं, ब्लैक नहीं करेंगे, रेड करेंगे। खून से लिखेंगे आज अपनी कहानी। तो लाफ तो हो ही नहीं सकता, वीप भी नहीं हो सकता, एक्साइटेड तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, बिकम इंसेंटिव टू पेन। क्या होगा, बिकम इंसेंटिव टू पेन, ठीक। आगे बढ़े। The filaments of 60 watt and 100 watt bulbs are of same length. Then तो अगर दोनों की सेम लेंथ है, तो यहाँ पे अगर सेम लेंथ है तो क्या 60 वाट थिकर होगा या 100 वोल्ट थिकर होगा, बोथ आर ऑफ सेम काइंड, या बोथ कैन नॉट बी सेम लेंथ। तो दोनों की देख, अब बेसिकली बात है सेम लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ से कोई नहीं, तो बोथ आर ऑफ सेम थिकनेस होगा, दोनों की थिकनेस क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम्स लॉ इज ओबे बाय मेनी सब्सटेंसेस बट इट नॉट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, इट फेल्स। किस बात के लिए था, क्योंकि इट डिपेंड्स, इस फेल से लिखा हुआ यार, हाँ ठीक। तो V डिपेंड्स ऑन द I नॉन लीनियर, या रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट लीनियर। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, बोथ A एंड B। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बोथ A एंड B। आगे बढ़े। In a parallel combination of resistor, current remains same, voltage remains same, current and voltage both remain same, not of the above। इनमें से कोई नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है, वोल्टेज। आगे बढ़े। 5th, a wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected in a parallel connect किए जा रहे हैं, then with each other the equivalent resistance of the combination। तो हमेशा क्या होता है, NR नहीं हो सकता, N/R नहीं आएगा, क्या होगा, N/R²। N बाई क्या होगा, R²। पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल में अपॉन में जुड़ता है, तो N/R²। ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। अब आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर। कुछ के आंसर मैंने पहले से लिख लिए हुए हैं ताकि आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। व्हाट इज़ द मीन बाय द ड्रिफ्ट ऑफ स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो, द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता है, अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है हमारा, तो इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, जिसकी एवरेज वेलोसिटी होगी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो, ड्रिफ्ट हो टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी
ये। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट I फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर ऑफ रेडियस r एंड the free electron in it drifted with a velocity vd. Calculate the drift velocity of free electron through which the wire of the same material having double the radius of when the same current flow through it. अगर सेम करंट फ्लो होता है तो सबसे पहले अगर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट, और इसको हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, NEA। ठीक। अब एरिया की अगर बात करें हम, तो अगर एरिया की बात करें, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ चेंज कर रहे हैं रेडियस में, तो रेडियस में हमें एरिया पुट करना पड़ेगा। तो I अपॉन क्या हो जाएगा, NE, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक। बताओ, तो जब हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा तो ये तो हमारा आ गया, ये तो पुराना वाला है, जब कोई चेंज नहीं किया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी इतनी होगी। अगर हम चेंज करते हैं तो हम मान लेते हैं V' हमारा हो गया नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो करंट हमारा सेम है तो हम भी इसको I मानते हैं, और N पाई। अब बताओ, पाई के साथ रेडियस इस बार क्या किया, डबल रेडियस कर दिया, तो 2r का होल स्क्वायर, क्या कर दिया 2r का होल स्क्वायर, बचा क्या है E। अब बताओ 2 की पावर कितने होती है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 बाहर निकाल लेंगे, पाई N R स्क्वायर, और क्या हो जाएगा E हो जाएगा। ये एरिया वाला ही पोर्शन है और कुछ नहीं है। अब बताओ V' अपॉन I अपॉन 4 NAE। बताओ I अपॉन NAE क्या होता है, पुराना वाला ही तो था, I अपॉन NAE यही तो था, इसी को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो V' इज इक्वल टू 1/4 ऑफ VD। तो V' बाई VD का अगर रेशियो निकालेंगे तो 1 क्या आएगा 4, मतलब इसका अगर 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, इसका 4th है तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, कोई दिक्कत। बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मैंने दिया है आपको, मेरे लिए 2-4 तालियां बजानी चाहिए, जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे बैठे 2-4 तालियां बजा लो। ठीक। फॉर द मेटालिक कंडक्टर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा E से हमारा ये कहलाएगा, जो हमारा रिलेशन होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब A एंड B आर मार्क्ड 220 वोल्ट 40 वाट एंड 220 वोल्ट 60 वाट, विच वन हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। हमें बताना है कि इन दोनों, पहला ये और दूसरा हमारा ये, 2 हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इनमें बताओ किस पे हायर रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों में बताना है कि किस पे हायर रेजिस्टेंस हमारा होगा। अब बताओ P का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। अब बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V²/P। ठीक, V² का V P। अब देखो दोनों में वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, 220 वोल्ट ही बनना है, इधर भी 220 इधर भी 220, दोनों 220 मिलके भाईचारा निभाएंगे। अब बताओ अगर ये डायरेक्टली कांस्टेंट है तो R जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, P के होगा, मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक, तो हमारा बताओ पावर किसका कम, 40 वाट इसका कम, तो कौन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पहले पे। तो बल्ब कौन सा होगा, बल्ब A। कौन सा होगा, A। ठीक है, बल्ब A माने एप्पल, तो A वाला हमारा बल्ब जो होगा वो क्या करेगा, हायर रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लेसर पावर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, लेसर पावर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई इतनी ज़रूरी नहीं, प्रूफ यही करना था। बल्ब ए इसका आंसर होगा जो 220 वोल्ट 40 वाट का है। ठीक, आगे बढ़े।
थक वक गए हो तो थोड़ा गर्दन वर्दन सीधी कर लेना। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ अ टू कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ इज 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो इसका रेशियो क्या आता है, 1/4 आता है। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्ट 1/4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है R = ρ L/A, ये रिलेशन होता है। तो इसी में बेसिस में ध्यान रखते हुए हमने एरिया का πr² होता है तो उसी में 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइम। व्हाट इज द मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही चीज़ मैंने अभी पहले भी ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पढ़ा था। द एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय द चार्ज पार्टिकल, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल में हम एग्जाम्पल मानते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन, इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एवरेज वेलोसिटी अटेन की जाती है चार्ज पार्टिकल के द्वारा, किसकी वजह से, मटेरियल में, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। बात करें रिलैक्सेशन टाइम का, तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इसको अगर थोड़ा एलोबरेट करके समझाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं, आप भी भाग रहे हैं, पूरी दुनिया भाग रही है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, भागते हैं। तो भागते हैं, रेस लगाते हैं, आपका भी सब कुछ भाग के चल रहा है, भागम भाग चल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, भागते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तब ये, अब देखो ये इतने नहीं होते जितने मैंने बनाए, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये रन करते हैं, भागते हैं, तो ये क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी अटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन होता है, दोनों में क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन था और पीछे से ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको धक्का मारा, अब धक्का मारा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो जिस टाइम पे, मतलब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, तो जिस टाइम पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यहाँ था, अब इसके बाद ये यहाँ टकराया, तो इतना जो टाइम गैप था इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कोलिजन इन अ कंडक्टर। तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये टकराता है तो टकराने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, मतलब धक्का देके जो वेलोसिटी मिली है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और चीज़ होती है मीन फ्री पाथ। तो जो मीन फ्री पाथ होता है, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन आफ्टर टेक अ सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, फ्री मतलब क्या है, इतने रास्ते में वो किसी से टकराया नहीं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और ये जो टाइम होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और जो वेलोसिटी मिलती है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है अ मेटेलिक प्लग ए बी इज कैरिंग करंट आई, फिगर दिया गया है हमारे सामने। स्टेट हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन वेरीज इफ एट ऑल फ्रॉम द एंड ए टू बी एंड। हमें बताना है कि अगर एक मेटालिक प्लग है, इसको यहाँ पे होना चाहिए एंड को, एंड ए टू एंड बी होना चाहिए, कैरीज अ करंट आई। स्टेट हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वेरीज। हमें रिलेशन बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो करेगी, वेरीज कैसे होगी। तो हमें बताया वी डी का भी एक फॉर्मूला बताया था बहुत प्यारा सा, आई अपॉन क्या होता है, एन ई ए होता है। बताओ वी डी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एरिया के होती है, ठीक। तो एरिया जैसे डिक्रीज होगा तो वी डी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, द एरिया डिक्रीजिंग सो वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे एरिया घटेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे अब एक रूम में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और उस रूम वाले लोगों को हमने एक ले जाके गली में खड़ा कर दिया, तो वो और ज़्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो कोलिजन और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एरिया डिक्रीज करेगा तो वी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक। आगे बढ़े। What is the internal resistance of cell? On what factor does it depend?
हमें बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता क्या है और किन बातों पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसकी डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ इतनी बात बता दे रहा हूँ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो बॉडी जो एक सर्किट के अंदर या बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस पाया जाता है या सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस पाया जाता है, जैसे सर्किट में कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे मान लें वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, एम मीटर जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है, तो उनके खुद के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है डिस्टेंस, किस पे? डिस्टेंस पे। दूसरा है कंसंट्रेशन पे, तीसरा है एरिया पे, और चौथा है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है, ये इन चार चीज़ों पे फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी इन एडजॉइनिंग सर्किट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू हमें किसके बताना है? अर्थ के। अब देखो यहाँ पे हमारा डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ए और बी के बीच में सर्किट में हमें बताना है पोटेंशियल, और रिस्पेक्ट में हमें किसको मानना है? अर्थ के मानना है। ठीक, अगर हम करंट निकालें, इसका करंट, तो बताओ आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर। V कितना है? 6। देखो R कितना होगा? सारे के सारे देखो सीरीज में है, तो हम यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6 1 कितना आ जाएगा? 1। 6/6 कितना होता है? 1। सॉरी, 1 एम्पेयर क्या हो जाएगा इसका? करंट। इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा। ठीक, अब हम निकालें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा? 1 एम्पेयर करंट है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, कितना होगा? 2 वोल्ट। ठीक, 2 ओम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना होगा? 1 × 3, 3 वोल्ट। ठीक, अब बताओ एज द अर्थ इज एट द जीरो पोटेंशियल, हम मान लेते हैं कि एज द अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, एज द अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। अगर अर्थ जीरो पोटेंशियल पे है तो VC क्या होगा? जीरो। मतलब हम मानते हैं पोटेंशियल एट अर्थ क्या है? जीरो। तो हमेशा पोटेंशियल अर्थ पे क्या होता है? जीरो। अब बताओ VA और VC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 वोल्ट का होगा। अब बताओ VC कितना है? ज़ीरो है। तो बताओ 0 है तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वोल्ट। अब इसी तरह बात करें हम B वाले में और C वाले में, तो बताओ VC - VB कितना आएगा? 3 वोल्ट। अब बताओ VC की वैल्यू 0 है, -VB = 3 वोल्ट। अब बताओ VB कितना आएगा? -3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना था एट पॉइंट A एंड B, तो A पे कितना आया? 2 वोल्ट, और B पे कितना आया? -3 वोल्ट। ये अलग अलग हमारा क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। इसका यही बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। इससे अच्छी तरीके से समझाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा। ज़्यादा अगर मैं इसमें करूँगा तो आप क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम मान सकते हैं मेंशनिंग व्हाट द सिंबल यूज स्टैंड फॉर। बेसिकली हमें सेकेंड लॉ समझाना है तो आप इक्वेशन बना के भी समझा सकते हो। जैसे अगर हम डायरेक्ट एक इक्वेशन बनाएं तो V = क्या हो जाएगा? IR1 और माइनस क्या होगी? IR2। मैं डायरेक्ट एक फिगर एज्यूम करते हुए ये इक्वेशन बना रहा हूँ। अगर I कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? R1 - R2। इसके लिए आपको पूरी तरीके से डिटेल में किरचॉफ लॉ पढ़ना पड़ेगा कि किरचॉफ लॉ होता क्या है। सेकंड लॉ बेसिकली हमारा वोल्टेज लूप होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है। और फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम करंट लूप। कौन सा होता है? करंट। ठीक है, अभी मैं आएगा ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का, तो हो सकता है मैं डिस्कस करूँ उस बारे में। इक्वेशन आप समझ सकते हैं। तो V = I, तो यहाँ पे अगर हम V = I और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R भी लिख सकते हैं। तो V = क्या बन जाता है? IR बन जाता है। इसी वजह से इसको बोलता जाता है वोल्टेज लूप।
अब हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अ पीस ऑफ कॉपर वायर ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आर 8.9 इंटू 10 की पावर 3 kg इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। इसकी हमारी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी के बारे में बात करी गई है। अगर इसका हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला जब हम इसका पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका फार्मूला लगाएं, वहाँ पे हमें मास भी यूज़ होगा, तो रो L²D/m, रो L²D/ क्या होता है, m होता है। ठीक, अगर सबकी वैल्यूज़ हम पुट करें, अगर सबकी वैल्यूज़ भी हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -8। L² है, L की वैल्यू कितनी दी गई 50 मीटर, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू 50, ठीक है, ये 50 इंटू 50 हो गया। अब आगे क्या बचा, D बचा हुआ है। D की वैल्यू कितनी दी गई है 8.9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m कितना दिया गया 50, और ग्राम है तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि केजी में था ये, तो केजी में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबकी वैल्यू दे दी गई है, आप कैलकुलेटर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो अलग अलग और इसके बाद इसको डिवाइड कर दो 50 से। 50 से बेसिकली 50 था, हाँ 50 से एक 50 कैंसिल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1.7 को 50 से और 8.9 को करना है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना और इधर पावर वाले अलग कर लेना, 10 की पावर -8 +3 और +3, ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 756.5 ओम, 756.5 ओम इसका आंसर आएगा। अप्रॉक्स मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने सोल्यूशन निकाला था तो इसका ऐसे इतना ही आंसर आया था। ठीक है, तो यहाँ भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, R = रो L²D/m होता है जब आपको डेंसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मास के रिस्पेक्ट में हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक प्रेस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द प्रेस। हमें पावर निकालना है कि पावर कितना कंज्यूम करेगा प्रेस। P = क्या होता है I²R होता है, P = क्या होता है I²R। अब देखो दो फॉर्मूले हैं, आप यहाँ पे एनर्जी भी निकाल सकते हो कि एनर्जी, अगर इसके आगे पूछा जाता कि एनर्जी कैसे निकाली जाती, पहले मैं पावर निकाल के आपको बताता हूँ कि पावर का फॉर्मूला क्या है। आई कितना है 5 एम्पेयर है, 5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम है। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 44, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1100 वाट, ये पावर होगी। अगर ये क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगा टाइम, और टाइम क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है P × T। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के तब हमें टाइम अगर बताया गया होता है, पावर हमने निकाल लिया 1100 वाट, और टाइम अगर आपका दिया गया हो तो आप इसको टाइम रख के और अपने आंसर एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी होगी। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि एनर्जी जो निकालिएगा वो किलो जूल में ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी आएगी तो ऑब्वियसली बात है हाई अमाउंट में एनर्जी निकल के आएगी, अगर नहीं आती तो आप डायरेक्टली जूल में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ अ रेटिंग ऑफ 1100 वाट एंड 220 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 4 आवर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग 1100 वाट पावर है और 200 वोल्ट वोल्टेज ले रहा है, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी कंज्यूम्ड इन 4 आवर। 4 आवर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी कंज्यूम होगी, और व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट। हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है और एनर्जी कंज्यूम्पशन भी निकालना है। वही सेम फॉर्मूला P = इस बार चेंज करेंगे, V² क्या होता है R होता है, हमें निकालना है R, पहले R निकालते हैं फिर आगे बात करेंगे कि R क्या होगा। देखो हमारा V दिया गया है V कितना है 220 वोल्ट, सॉरी 220 इंटू 220, ठीक, और पावर कितना दिया गया है 1100। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 11 2 टाइम चला जाएगा 22, और 20 इंटू 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44 ओम। कितना आंसर आएगा इसका 44। तो रेजिस्टेंस कितना बनना है 44 ओम बनना है।
अब बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी का हमने निकाला P इंटू टी होता है, एनर्जी क्या होता है P इंटू टी। यहाँ पर टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा, 4 आवर है और पर डे चल रहा है, 4 आवर पर डे चल रहा है। क्योंकि पर डे चल रहा है तो हमें 30 से भी क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे 120 आवर, क्या लिखेंगे 120 आवर। ठीक, अब एनर्जी लिखना है, पावर कितना आया है, पावर कितना दिया गया था 1100 वाट, और टाइम कितना है हमारे पास 1200, ये सॉरी 120 आवर। ठीक है, 120 आवर है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 11 इंटू 12 कितना होता है 132 होता है, और 20 ये 30 ये, तो ये हो जाएगा। ठीक, किलोवाट आवर में बतानी थी तो इसको हम 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेंज करना है किलोवाट को, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से तीनों ज़ीरो चले जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे ये, और 132 किलोवाट आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of 5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series of resistance 15.5 ohm. What is the terminal voltage of battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? ठीक है, अगर इफेक्टिव हम पहले वोल्टेज निकालते हैं, सबसे पहले इफेक्टिव वोल्टेज निकालते हैं, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना आएगा, एक तो 120 वोल्ट हो रहा है यहाँ पे, और एक 8 वोल्ट है जो स्टोरेज बैटरी का है, टोटल कितना आएगा 112 वोल्ट। इफेक्टिव हमारा वोल्टेज कितना आएगा 112 वोल्ट आएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 है, तो कितना आएगा 16 ओम आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 16 ओम। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आर, ई बाई आर। हमें निकालना था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज। तो ई बाई आर 112 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 7 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, ये पूरा का पूरा कितने टाइम चला जाएगा 7 टाइम्स, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। अब बताओ वोल्टेज निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू ई प्लस क्या होता है आई आर होता है, क्या होता है आई आर। ई कितना दिया गया है 112 प्लस 7 एम्पियर करंट आया है, और 0.5 है इंटरनल रेजिस्टेंस। 112 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 होगा, कुछ तो गलत हो रहा है, सॉरी। ई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अच्छा इंटरनल स्टोरेज बैटरी पे निकालना है ना, तो हमें 8 ओम रखना पड़ेगा, 8 एम्पियर वोल्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ये 8 होगा, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करिए ना तो 8 आएगा, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11.5, कितना हो जाएगा 11.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट। वोल्ट भी लिख लो, नहीं तो बुरा मान जाओगे, कहोगे पूरा बात नहीं बताते हो सर जी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. The current in the circuit 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? हमें निकालना है resistance of the resistor का, resistance of the resistor निकालना है, और साथ साथ निकालना है टर्मिनल वोल्टेज भी। अगर हम निकालें, एक तो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये करंट का फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF। अगर R प्लस आर की बात करें तो EMF कितना दिया गया है हमारा, अगर पहले फॉर्मूला बनाने E बाई क्या हो जाएगा I, हमें निकालना क्या है रेजिस्टेंस निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो E बाई आई और माइनस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का,
अब पुट करते हैं। आर इज टू क्या है, वोल्टेज कितना दिया गया है, EMF कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है 0.5 और माइनस क्या हो जाएगा 3, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 एम्पियर। तो ये जाएगा ऊपर आ जाएगा और ये चला जाएगा 20 टाइम्स, 20 माइनस 3 कितना चला जाएगा 17 ओम। ये कितना आएगा 17 ओम हमारा आ चुका है रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट हमने कर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर निकालना था, जो इसका आंसर कितना हो गया 17 ओम। हमें वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। करंट कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 17, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 85 8.5 वोल्ट कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अब आया हमारा किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन। इन द सर्किट एडजेसेंट शोन E1 and E2 आर द बैटरीज हैविंग EMF 4 volt and 3.5 volt resistance and internal resistance 1 ohm and 2 ohm. ठीक, यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट करंट I1 एंड I2 एंड I3। देखो यहाँ से एक चीज़ तो याद है कि I1 इधर ही आ रहा है, I2 भी इधर आ रहा है, तो I3 जो होगा वो सम होगा किसके I1 प्लस I2 का। ठीक, I3 जो होगा वो सम होगा किसके I1 प्लस I2 का होगा। ठीक, हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहले लूप की बात करते हैं तो पहला लूप कौन सा होगा, PQSP। यहाँ से चलेंगे ऐसे पहुँचेंगे और फिर यहाँ से लेके ये पहला लूप है। ठीक, हम चल रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अब पहले कौन सा मिलेगा हमें, अगर हम क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें मिला पहले 1I1 प्लस 4I1 प्लस 10I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। वोल्टेज कितना है 4। अच्छा, I3 क्या है, I1 प्लस I2 का सम है, तो I1 प्लस 4I1 प्लस 10I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1I1 प्लस 4I1 प्लस 10I1 और प्लस 10I2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब बताओ 4 प्लस 1 5 प्लस 10 15, तो इक्वेशन वन को बनी 15I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। ठीक, पहली इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली और पहला लूप सेलेक्ट करके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा लूप सेलेक्ट करते हैं RQSR। ये इधर से चलेंगे R से, यहाँ से फिर Q पहुँचेंगे, फिर Q से S पहुँचेंगे और S पे फिर कहाँ पहुँच जाएंगे R, क्योंकि दुनिया गोल है, हम घूम घुमा के जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँचेंगे। ठीक, इसमें चले तो सब थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सिस्टम एरर आया था, इस वजह से मुझे बीच में ही रोकना पड़ गया था। हाँ, मैं कहाँ कर रहा था, मैंने लूप सेलेक्ट किया था RQSR। मैंने लूप कौन सा सेलेक्ट किया था, RQSR लूप हमने सेलेक्ट किया था, और इसी के पहले मैंने PQSP लूप सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद मैंने लूप सेलेक्ट किया हुआ है RQSR। अब इस RQSR में अगर हम लूप सेलेक्ट किए हुए हैं तो हम चलना स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सिस्टम फिर से रिप्रेस हुआ है तो इस वजह से मैं पेन वेन दोबारा सेलेक्ट कर लूँ। हाँ जी, तो हमने क्या किया था, हमने RQSR लिया हुआ है, जिसमें हमारा आ जाएगा 2I1 प्लस 3I2 प्लस 10I1 प्लस I2। इस बार मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ I1 प्लस I2 और ये किसके बराबर हो जाएगा 3.5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ कितना वोल्टेज है 3 ये सेकेंड लूप है हमारा। ठीक है, RQSR चल रहा हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, पहले मैं ये वाली डायरेक्शन में, तो ये 3.5 के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो जाएगा 3.5। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो गया 3.5। अब अगर मैं सॉर्ट करूँ इसको, अगर मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको सॉल्व करके, तो देखो 2I2 होगा, सॉरी 2I2 प्लस 3I2 प्लस 10I2, तो 2 प्लस 3 5 और प्लस 10I2, तो ये 15I2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15I2
और प्लस 10i1 कितना हो जाएगा, प्लस 10i1, क्योंकि 10i1 यही बचेगा और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3.5। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन वो थी, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखो, पहली इक्वेशन है 15i1 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू 4 और ये है 10i1 प्लस 15i2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 3.5। इन दोनों में अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं 10i2 को और यहाँ पे 15i2 को सेम करूँगा। दोनों का 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सेम बनाना है। मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा, 30i1 प्लस 45 होगा, 15 3 सा 45 होगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ 15i2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 15i1 45i1, ठीक, 15 इंटू 3 45i1 और ये 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30i2 और ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं i2 को सॉल्व करूँ तो 15 टू ज़रा कितना हो जाएगा 20i1 कितना हो जाएगा 20i1 प्लस 30i2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 45 में से 20 अगर जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। 45 में से अगर 20 हमारा गया, 45 माइनस 20 अगर हमारे पास गया तो कितना बचा 25 बचा, ठीक, ये कितना बचा 25i1 और इज इक्वल्स टू 12 माइनस अगर हम 7 करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना 5 और 5 से कितना होता है 25 होता है। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और 1/5 मतलब कितना 0.2, 1/5 मतलब कितना 0.2, तो i1 का करंट कितना है 0.2। अब इसी तरह किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व करके हम i2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और i3 बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बताया था i1 प्लस i2 का क्या है वो सम है, i1 और i2 का सम है, तो i3 भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस वजह से i2 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कोई स्पेस नहीं बचा है, तो इस वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे i1 की और i2 यहाँ से आ जाएगा और दोनों का सम कर दीजिएगा i1 i2 का, तो वह आपको i3 पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 200 ohm resistor, a voltmeter and 2 volt cell of negligible internal resistance are connected in series. The voltmeter reads 1 volt. Find the resistance of the voltmeter and the current in the circuit. हमें रीडिंग बतानी है, रेजिस्टेंस बताना है वोल्टमीटर का और हमें करंट की वैल्यू बतानी है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। अगर मैं बात करता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस 200 ओम जा रहा है रजिस्टर, ठीक है, और इसका वोल्टेज के वोल्टमीटर 2 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है और कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। तो अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा है 1 वोल्ट कर रहा है, V/R 200। तो 1/200 का मतलब क्या होता है 1 डिवाइड बाई 200 मतलब क्या होगा 0.005। और इसको हम और अच्छी तरीके से लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ एम्पेयर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है तो अब इधर खिसकेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक। अब देखो R इज क्या होता है V/I, तो हमारा क्या हो जाएगा V कितना है 1 और I की वैल्यू हमने कितनी 5 फाइंड आउट करी है 10⁻³ ये कितना आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा और नीचे बचेगा 5, तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 200 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस जो होगा वो किसका होगा वोल्ट मीटर का होगा। तो हम लिख सकते हैं RV इज कितना हो जाएगा 200 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा 200 ओम और एम मीटर जो करंट जो होगा सर्किट के अंदर वो कितना होगा 5 × 10⁻³ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग इसको ट्राई करिए तब तक थोड़ी देर के लिए। हमें ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम भी इसके अंदर और 2 सेल हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे दूं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को तो, क्योंकि इसमें सर्किट डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को
और ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने लास्ट क्लास में ये कराया भी था कि कैसे हमारा होता है। चलो कर ही देता हूँ मैं, फिर बाद में कहोगे कि सर ने बताया नहीं, इल्ज़ाम लगा दोगे मेरे ऊपर। ठीक, अगर मैं सर्किट डायग्राम 2 सेल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2 सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम दिया गया है, कनेक्ट किया गया है पैरेलल दोनों, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस और जो EMF है ये पैरेलली कनेक्टेड है, सो एज टू सेम करंट इन द सेम सॉरी सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मतलब यहाँ से जब करंट निकले तो सारा का सारा करंट जो जाना चाहिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम के पास जाना चाहिए। ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग किरचॉफ लॉ, कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस। बेसिकली हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसा होना चाहिए, 2 EMF है 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, जिनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओवर 2 ओम है और दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो हमें निकालना है, अगर इन दोनों करंट से निकलता है तो वो जाना चाहिए 15 ओम के पास। हमें डायग्राम बनाना है और किरचॉफ लॉ यूज़ करते हुए ईच ब्रांच का करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो पहली चीज़ है, एक तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी हमारी क्या आ गई, बैटरी आ गई। ठीक, इसको थोड़ा उल्टा बनाते हैं, बैटरी पहले बनाते हैं फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं। अगर मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये सर्किट हमारा हो गया, ये सर्किट है और उसके बाद मैंने क्या लगाया, इसमें बैटरी लगाया जिसका EMF कितना है 6 वोल्ट है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम दोनों पैरेलली ही कनेक्टेड रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो करंट निकलना चाहिए वो जहाँ जाना चाहिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो कितना है 15 ओम है। कितना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितना है 15 ओम है। ठीक, अब इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 6 वोल्ट का है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सॉरी, यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट आ रहा है, कितना I1, यहाँ से मान लेते हैं I2 करंट आ रहा है, तो इस सर्किट में करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, कितना जाएगा I1 प्लस I2, और ये करंट फिर से घूम के दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले डायग्राम के अंदर किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ये जो ऊपर वाले डायग्राम है इसके अंदर। दोबारा जब किरचॉफ लगाएंगे तो इस लूप के अंदर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इस लूप के अंदर हम किरचॉफ लगा लेंगे। ठीक, तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से ऊपर वाले सर्किट से, तो सबसे पहले हम करेंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2। क्या मिलेगा, I1 प्लस I2, और उस I1 I2 के पास रेजिस्टेंस कितना होगा 15 ओम, तो I1 प्लस I2 और इसके पास रेजिस्टेंस कितना होगा 15 ओम का। ठीक, प्लस अब आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा I1, इस सर्किट के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा I1, तो 1 I1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 I1, और इस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी कितनी है EMF 6 वोल्ट के बराबर। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो 15 I1 प्लस 15 I2 प्लस I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। अब 15 I1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 I1, कितना हो जाएगा 16 I1 प्लस 15 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, और ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। सॉरी। ठीक, अगर सेकेंड लूप की हम बात करते हैं, सेकेंड लूप की अगर बात करेंगे तो ये नीचे वाला सेकेंड लूप है। सेकेंड लूप की इक्वेशन जो बनेगी, सबसे पहले चलेंगे वही सेम I1 I2 मिलेगा, यहाँ भी I1 प्लस I2, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना जाएगा 15, और यहाँ पे करंट के पास रेजिस्टेंस कितना जा रहा है I2, तो प्लस का 2 I2 और इज इक्वल्स टू कितने बराबर हो जाएगा 12। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 I1 प्लस 15 I2 प्लस 2 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 15 I1 प्लस 2 I2, 15 I2 प्लस 2 I2 कितना हो जाएगा 17 I2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 I1 प्लस 17 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक, अब देखो यहाँ 15 I2 है, यहाँ 17 I2 है, दोनों को हमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा ले, पहले अगर हम 15 और 16 को अगर हम LCM माने तो इन दोनों का LCM हो सकता है 240, कितना हो सकता है
240, तो 240 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेज शिफ्ट हुआ है, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 16 से और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 से। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आंसर कितना आता है 240। ये इक्वेशन अलग अलग बन जाएंगी हमारी, ये बन जाएगी। अब यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मैं इक्वेशन बनाऊँगा, इस वजह से मैं इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन हमें सॉल्व भी करनी है। ये हो जाएगा 240। अब बताइए 15 इंटू 15 कितना होता है 225, I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब 16 इंटू 15 भी कितना होगा 240 I1 और प्लस 16 इंटू 17 272, कितना 272 I2 और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 16 192 होता है। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस। अब देखो प्लस माइनस करने से ये डिजिट हमारी कैंसिल। अब 225 से 272 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 47 और ये हो जाएगा I2। 90 में से 192 जाएगा तो बचेगा माइनस का 102, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। तो बताओ I2 की वैल्यू कितनी आएगी 102 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 47, तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करें तो यही इसका आंसर भी यही लिख सकते हो, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये I2 आ गया। ठीक, अगर I1 निकालना है तो आप लोगों को तो आप I1 में किसी वैल्यू रखिए, आप निकालिए, और इस सर्किट के अंदर आप निकालना है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 15 ओम रेजिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो 16I1 प्लस 15 इंटू 102 डिवाइड बाई 47 और इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा हमारा, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ तो I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 माइनस 1530 और नीचे आ जाएगा 47 और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस हुआ है 6 माइनस होके ये जो एलसीएम निकल के आएगा माइनस का 78/47, कितना आ जाएगा माइनस का 78/47 एम्पेयर, ये हमारा आ गया। अब बताओ हमें I1 और I2 निकालना है, हम यहाँ थोड़ी सी जगह बना के बना रहे हैं। हमें I1 इसमें तो I1 प्लस I2 जा रहा है, तो I1 प्लस I2 ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है, तो एक डिजिट हमारी प्लस में जाएगी, एक माइनस में जाएगी। तो 102 डिवाइडेड बाई 47 माइनस 78 बाई क्या होता हो जाएगा 47। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 24/47 एम्पेयर। ठीक, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना 15 ओम, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ठीक, अब देखो V निकालना है, I की वैल्यू कितनी आई 24/47 और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, तो V की वैल्यू हमारे सब सॉल्व करके कितनी आएगी 24 अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 15 से तो ये आता है 360/47, कितना 360/47 और इसको हमें डिवाइड करो 47 से तो आंसर आएगा 7.66 वोल्ट। इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, आसान था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कोई इतना टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन आपको बनानी थी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ये अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो 4 से 6 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिससे आपका पास और फेल होना भी डिसाइड हो सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ सेल गिव्स अ बैलेंस with the 8 cm of potentiometer wire, then the terminal of a cell are shorted through a resistance of 75 ohm। यहाँ पे ओम होगा, क्यों लिख गया है, टाइपिंग एरर है। बैलेंस इज ऑब्टेन एट 75 सेंटीमीटर, हमें बैलेंस ऑब्टेन होता है किस पे 75 सेंटीमीटर पे बैलेंस ऑब्टेन होता है। तो हम क्या करें कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। एक मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 और इनटू क्या होता है S। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। L1 कितना है 85 है, L2 कितना है 75 है और L2 कितना है 75 और S मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना है 7.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 75 से 75 कैंसिल हो गया, 85 में से 75 जाएगा तो बचेगा 10 और 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 1 ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसका जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना। इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसके कई सारे क्वेश्चन हैं, तो फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, परेशान हो गया मैं इस लैपटॉप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो इन द 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। हमें कैलकुलेट करना है करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 ओम रजिस्टर के अंदर, मतलब बेसिकली हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट और किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए, अगर सबसे पहले अगर मैं यहाँ भी वही सेम काम करना है, हमें लूप सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला अगर मैं लूप लेता हूँ तो EFC BE, ठीक है, पहला लेता हूँ EFC BE, ये हमारा पहला लूप होने वाला है। ठीक, अगर मैं पहले लूप की तरफ बात करूँगा तो पहले 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा, करंट I2 आएगा, तो 1I2 प्लस 3I1 प्लस 2I1 और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे EMF कितना है 9। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, ये तो हमारा बेसिकली डायरेक्ट बन गया, तो 1I2 इज प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 5I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। सेकेंड लूप की बात करें तो दूसरा लूप हम सेलेक्ट करते हैं EADFE, ये सेकेंड लूप हो गया हमारा। ठीक, अब सेकेंड लूप की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम अब इस वाले रास्ते पे जब चलेंगे तो यहाँ पे देखना, ध्यान रखना, EADFE इस वाले में करंट पहले हमारा मिलेगा 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर रेजिस्टेंस है और इस पर I1 माइनस I2 करंट जा रहा है, तो 3I1 माइनस I2 माइनस का 1I2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6। अब 3I1 माइनस 4I2, सॉरी 4I2, हाँ, क्योंकि 3 माइनस 3 ये आएगा, -1 आएगा, तो माइनस का 4I2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकेंड होगी। अब दोनों इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन को किससे, अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस 1I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 है, तो इस इक्वेशन को हम बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, आ जाएगा मेरा डायरेक्ट, तो 20I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये I1 है, माइनस 4I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अगर हम क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23I1 इज इक्वल टू 62 और 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 42 डिवाइड बाई 23, 42 डिवाइडेड बाई 23, तो ये आएगा 1.82। तो I1 की वैल्यू आई 1.82 आया है, 82 समथिंग करके आया, तो 83 मान लेते हैं, ये आई I1 की वैल्यू। और इसी तरह अगर मैं I2 की वैल्यू रखना नहीं हो तो आप जानते ही हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने किरचॉफ लॉ यूज़ किया और किरचॉफ लॉ यूज़ करके दो इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशन में पहले में हमने ये वाला लूप सेलेक्ट किया हुआ है, इस वाले लूप की बात करी हुई है। ठीक, दूसरे में हमने इस वाले लूप की बात करी हुई है। दोनों अलग अलग लूप लिए हुए हैं, पहला ये हमारा लूप है और दूसरा लूप हमारा ये है। ठीक, दोनों को अलग अलग मैंने सॉल्व किया हुआ है। जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ले, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है अभी दिक्कत आ जाएगी इसमें सिस्टम में। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हेन द रजिस्टर व्हीटस्टोन नेटवर्क इज़ बैलेंस्ड। तो बैलेंस है तो पता ही है, बैलेंस होता है तो P/Q का रेशियो बराबर होता है किसके, R/S के। अब बताओ P की वैल्यू कितनी है 500, Q की वैल्यू है 800 और R की वैल्यू है कितनी, R की वैल्यू है x प्लस 400 और डिवाइड बाई S की वैल्यू है 1000। ठीक, 1000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 50 इंटू 1000 डिवाइड में क्या हो जाएगा 800 और इज इक्वल्स टू x प्लस 400 हो जाएगा। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये 4 2 ज़ा 8 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 250
और 250 को अगर मैं फिर से करूँगा तो वह आ जाएगा 125, और 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, 625 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 400। अब 625 में से 400 अगर मैं माइनस करूँगा तो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2250। ये हमारी हो जाएगी एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक, आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसमें न्यूमेरिकल में सारे कराऊंगा, कुछ हैं क्वेश्चंस वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से करेंगे। E1 and E2 are the batteries is having EMF of 34 volt and 10 volt and the internal resistance of 1 ohm and 2 ohm. They are connected as shown in figure using Kirchhoff law of an electrical network. Calculate the current I1 and I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें भी सेम वही हमें लूप सेलेक्ट करना है। पहला लूप हमारा ये, अगर ए बी ई एफ ए, ये पहला लूप हो जाएगा ए बी ई एफ ए बी ई एफ और ए। अब देखो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये I1 के साथ कितना है 1 ओम, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 1 I1 प्लस की बात करेंगे तो 4 I1 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4, तो 4 I1 हो जाएगा प्लस 5। इन दोनों सर्किट में दोनों करंट जा रहा है I1 प्लस I2, तो 5 के कौन जाएगा I1 प्लस I2, और प्लस का 7 I1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो I1 प्लस 4 I1 प्लस 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 7 I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34। अब देखिए 4 प्लस 1 5, 5 5 10, 10 और प्लस 7 17 I1, ये कितना हो जाएगा 17 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई फर्स्ट होगी। ठीक, अब सेकेंड लूप हम अलग सेलेक्ट करें ए सी, हम बड़ा वाला लूप अलग सेलेक्ट करना चाहें, ये बड़ा वाला लूप जो है हमारा ए सी डी एफ और ए, ये पूरा बड़ा वाला लूप अलग सेलेक्ट करना चाहें ए सी डी एफ ए। आप नीचे वाला भी लूप करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। बस मैं थोड़ा एक कोशिश कर रहा हूँ कि 2 बैटरी लगा के करूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि अगर 2 बैटरी सर्किट के अंदर आ जाती हैं तो आप कैसे करेंगे। फिर हमें मिलेगा क्या 4 1 मिला, फिर 4 मिलेगा 4 I1 माइनस का 4 I2। यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, हम इधर लूप के आ रहे हैं, तो माइनस का 4 I2 माइनस का 2 I2 माइनस का 7 I2 और प्लस का 7 I1, प्लस का 7 I1। और देखिए जब पॉजिटिव प्लेट से चलो और पॉजिटिव प्लेट ही मिल जाए तो साइन नेगेटिव लगता है, तो 34 माइनस क्या होगा 10। अगर यहाँ मैं पॉजिटिव से चलता और यहाँ नेगेटिव प्लेट मिल जाती तो हम करते 34 प्लस 10, और क्योंकि सेम प्लेट मिली है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे मिल जाए या नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट मिल जाए तो हम माइनस करते हैं। ठीक, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 I1 1 प्लस 5 5 5 5 और 5 और प्लस 7 12, कितना हो जाएगा 12 I1 माइनस ये हो जाएगा 13 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, और ये इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड होगी। अब देखो दोनों में क्या सेम है, हमें क्या सेम करना चाहिए। अगर हम निकालें तो हम सेकंड I2 को अगर हम चेंज कर लें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। ठीक, अब इक्वेशन हम बना लेते हैं यहीं पे, बताओ 13 इंटू 17 करेंगे कितना आएगा 221। ये इक्वेशन कहाँ लिखूँ मैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। हाँ, इसके नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व जाने दो, मुझे देखना पड़ेगा बार बार। 221 I1 प्लस 65 I2 इज इक्वल्स टू 34 इंटू 13 कितना हो जाएगा 442। ठीक, और 60 I1 प्लस 65 सॉरी माइनस है ना, माइनस 65 I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 120, कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब ये हो जाएंगे दोनों, हम करेंगे प्लस का साइन। अब बताओ
20 प्लस 221 है ना, 221 प्लस 60 करेंगे तो कितना आएगा 281 I1 और बराबर हो जाएगा 562। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I1 की वैल्यू। तो I1 कितना आ जाएगा 562 डिवाइड बाई 281, आई थिंक 2 टाइम्स है, हाँ 2 ही टाइम्स है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक। और I2 की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 221 यहाँ पे रखता हूँ, 120 माइनस 120 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो से कोई भी डिवाइड होगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो I2 की वैल्यू 0 एम्पियर आएगी। I2 की वैल्यू कितनी आएगी 0 एम्पियर आएगी, ठीक। तो I2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 एम्पियर, और यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। पहला लूप हमने ये लिया था छोटा वाला, ये छोटा वाला लूप लिया था, और बाद में मैंने ये बड़ा वाला पूरा लूप लिया है, ये पूरा बड़ा वाला लूप लिया हुआ है ये, ठीक। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग को किरचॉफ लॉ रिवाइज करना है। किरचॉफ लॉ आप लोग को पता ही है, 2 लॉ हैं। एक तो हम बोलते हैं करंट लॉ, कि किसी भी सर्किट, मैं ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, हल्का फुल्का बता, कि किसी भी सर्किट के अंदर जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही क्या होगा इनपुट करंट होगा, उतना ही क्या होगा इनपुट करंट होगा। और सेकेंड लॉ क्या बताता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR के बराबर होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है IR। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है हमारा 14, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मैं इसको प्रूफ करके तो नहीं बताने वाला, मैं आपको रिलेशन जो है वो बता देता हूँ कि I इक्वल्स टू क्या होता है। फेमस रिलेशन है, I इक्वल्स टू क्या होता है NEAVD। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन करंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहाँ पे करंट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो आप लोगों के लिए होने वाला है HW। छोटे तो मिलता था ना HW, तो वही ये भी है आपका HW। तो होमवर्क है ये आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आपको करना है प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया कमेंट में, और उम्मीद करता हूँ आगे देख लेता हूँ कुछ है, हाँ खाली पेज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक से आपकी मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। आगे भी मैं क्वेश्चंस ऐसे लाता रहूँगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन होंगे जिसमें हम यूनिट टू यूनिट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और जो ऑफलाइन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ वो इसी इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से है, जिसका सोल्यूशन आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा। और इसकी PDF आप लोगों को, जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, इसकी PDF मुझे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। बाकी जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं उनको भेज दूंगा, पर्सनली भी मैं ये PDF सेंड आउट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।